Hello, hi everyone. So I am Santosh, founder and CTO of Studio T, and आज मेरे साथ है साहिल, director and writer at Mad Max Studios, 385. So साहिल जी ने मैं अपने listeners and जो भी हमें देखेगा in future, उनके लिए मैं साहिल जी का introduction देता हूँ. साहिल जी over a decade हमारी industry में काम कर चुके हैं, that is film industry. So and starting after education, I think Sahil ne education complete ki from Australia. He started his career also from Australia, from a very short film, I think, Grey Nation. Then uske baad mein he worked in Sanctuary. That was a film project that won a People's Choice Award also. Then after that, you have the privilege to become chief AD at Marriage Palace Punjabi feature film with Sherry Man. Then AD with Kade Ha Kade Na, a Punjabi feature film again, and Dulhan in the web series, again different advertisements and different videos, production going on. Right now also you are on a production trip. So firstly, starting how it has been, and क्या आपको याद है like when you started, and when was the first time you had a love for the camera? देखिए हमारे परिवार में फिल्म इंडस्ट्री है जो, और फिल्म का जो कीड़ा है एज पर से, ये हमेशा से ही रहा है। क्योंकि मेरे फादर हैं, वो मुंबई इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी एसोसिएट डायरेक्टर रहे हैं, एसोसिएट राइटर रहे। उन्होंने राज कंवर जी को असिस्ट किया फिल्मों में, और उसके अलावा कई और डायरेक्टर्स को असिस्ट किया। उन्होंने ऋषि कपूर, अनिल कपूर, शाहरुख खान और सनी देओल, इन सबके साथ फिल्में की है। दिव्या भारती, श्रीदेवी and Ravina Tandon, Madhuri, Sanjay. So he has a quite big portfolio. And जो मेरे ताया जी थे, तो he was a professor in National School of Drama. वो ड्रामेटिक आर्ट्स के और स्पीच के प्रोफेसर थे। तो आफ्टर दैट वो पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी ड्रामेटिक आर्ट्स के ही एज HOD आए। तो काफ़ी कुछ हमारा जो फिल्म रिलेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है बचपन से। मेरे ताया जी हैं, ही वॉज ऑल्सो अ फेमस फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। तो एक तरीके से ये फैमिली में रन करता है था। तो बचपन से हमारे घर पे जैसे नॉर्मल फैमिली डिस्कशंस नहीं होते थे, और जो डिस्कशंस होते थे वो फिल्म्स को लेके, एंगल्स को लेके, शॉट्स को लेके, कलर, कॉस्ट्यूम, डायलॉग्स को लेके। तो काफ़ी कम उम्र में ही मेरा एक्सपोजर काफ़ी हाई रहा। मैं अपने लिसनर्स के लिए ये चीज़ समझना चाहूँगा, लाइक डायलॉग्स को लेके जो डिस्कशंस होते हैं among the creative heads, जो among different writers and directors, वो किस तरह के होते हैं? How is that like? देखिए, वो एक तरीके से डिपेंड करता है फिल्म की सिचुएशन पे। अगर तो कोई फिल्म हिस्टोरिकली बेस्ड है तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड एविडेंट डायलॉग्स मिल सकें, जिनको हम एक तरीके के बेस कर सकें किसी चीज़ पे, तो हम उस तरीके से काम करते हैं। पर अगर वो एक हमारी क्रिएटिव थॉट का प्रोडक्ट है, तो जैसे अलग अलग किरदार होंगे, हमारी टीम जो होती है वो जब डायलॉग्स पे राइटिंग टीम बैठती है तो अलग अलग किरदारों को पकड़ लेती है और धीरे धीरे उस किरदार को जीने की कोशिश करती है, रियल लाइफ में भी और जब हम बैठ रहे हैं तब भी। तो जो एक नेचुरल फ्लो ऑफ डायलॉग होता है, हम एक सीन को, एक सिचुएशन को लेके बैठते हैं, तो हम 3-4 जन जितने भी बैठेंगे तो हम उस पर एक तरीके से आर्ग्यूमेंट भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे और अपने क्रिएटिव इनपुट्स भी देंगे। इससे क्या होता है कि एक ही टॉपिक को हर एंगल से, नजरिए से देखा जा सकता है और हमें बेस्ट डायलॉग क्या मिलेगा उसके ऊपर डिस्कशन होती है। एक चीज मेरे दिमाग में से क्वेश्चन अराइज हुआ, लाइक कैरेक्टर के, आपने जैसे बोला कि हम एनालाइज करते हैं कैरेक्टर्स, वी डीप डाउन इनटू द कैरेक्टर्स, है ना? सो लाइक हमने हमेशा ये एक्टर्स से सुना है कि इट टेक्स टाइम टू, समटाइम्स फॉर सम एक्टर्स इट टेक्स टाइम टू लीव अ कैरेक्टर। सो हाउ इट इज हार्ड, और डायरेक्टर्स के लिए कितना हार्ड होता है उस कैरेक्टर को या उस स्टोरी को लीव आउट करना आफ्टर द प्रोडक्शन इज डन? देखिए, एक डायरेक्टर की लगा लो कि एक प्रॉब्लम है या मोहब्बत है कि वो अपनी कहानी और किरदारों को कभी भी नहीं छोड़ सकता। उसी के वही किरदार रूप बदल बदल के हर कहानी में किसी नए रूप में आएंगे, पर उनका अक्स वही रहेगा। क्योंकि जैसे मोहब्बत की 7 स्टेजेस होती हैं, उन्स होती है, अट्रैक्शन होता है,
फिर वो पागलपन होता है, वो एक 5-7 इमोशंस का एक बंच रहता है। हर हर डायरेक्टर का एक पर्सनल इमोशनल बंच होता है, उसके किरदार उन्हीं इमोशनल पंचेस में से ही बन करते हैं, वहीं पे पैदा होते हैं और उसी के ही बेस पे अपना काम करते हैं। जैसे कुछ डायरेक्टर्स हैं, लेट्स से करण जौहर है, तो इनकी जो एक विजुअलाइजेशन है वो काफी रिच होती है, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है ऑब्वियसली काफी फ्रूटफुल रहा है, इनको बचपन से बहुत फैसिलिटीज रही है। पर अगर वहीं हम देखें अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर, तो वो बिल्कुल ही रॉ जाते हैं, बिल्कुल ही, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स है, गली चाहे में वो लगा लिया लैंग्वेज कैमरा है। एंड ऑल हाँ, दैट, है ना। तो ये काफी कुछ, अब उसके किरदार, अब जो चीज करण जौहर करता है वो अनुराग कश्यप नहीं करता, ना वो करेगा। और जो चीज अनुराग कश्यप करता है वो करण जौहर नहीं कर सकता। तो हर कोई अपना अपना एक तरीका पकड़ता है। जैसे इम्तियाज अली है, उसका एक इमोशनल वर्किंग अलग तरीके से, तो उसको अलग तरीके से पकड़ता है। तो हर किसी का अपना डिजाइन है, पर कैरेक्टर कभी छोड़े नहीं जाते, कभी कहानी छोड़ी नहीं जाती। आप हर बार एक डायरेक्टर राइटर एक बच्चे की तरह, वो हर बार एक ही पॉइंट को पुट आउट करने की कोशिश करेगा। अगर उसको लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट उसका एक पॉइंट है, तो वो कोशिश करेगा कि अपने किरदारों के थ्रू या अपने डायलॉग्स के थ्रू या अपनी कहानियों के थ्रू या किसी भी तरीके से सिचुएशनल थ्रू वो कोशिश करेगा कि वो अपने किरदारों को पावर दे सके। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, या सेगमेंट क्या हमारा सेक्शन कह लें, दैट विल बी स्टेजेस ऑफ फिल्म मेकिंग। सो फिल्म मेकिंग के कितने स्टेजेस होते हैं एंड कितना इम्पोर्टेंस है एक पर्टिकुलर स्टेज का? देखिए, फिल्म मेकिंग जो हमारी स्टार्ट होती है, ये हमेशा एक थॉट से शुरू होती है। वो एक डायरेक्टर की थॉट हो सकती है, वो किसी भी पल आ सकती है। चाहे वो एक चाय पीते पीते उसके चाय के कप में पानी की बूंद गिरने से आ सकती है, चाहे उसका एक बच्चे को बारिश में खेलते हुए देख के आ सकती है, उसका एक फूल के ऊपर एक तितली को बैठते हुए देखने से भी एक थॉट पैदा हो सकती है। थॉट कैन बी एनीथिंग। उस थॉट से एक ब्रीफ सिनॉप्सिस बनता है, एक कहानी, एक आइडिया मिल जाता है। फिर उस कहानी, उस आइडिया के इर्द गिर्द एक स्ट्रक्चर को बुना जाता है कि जो एक सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल आइडिया से मर्ज होता है। जैसे कि एक बहुत अच्छी फिल्म थी अनवर, तो उसमें दिखाया था कि एक बड़ा मासूम सा लड़का है कि जो एक तितली के मरने से भी हर्ट हो गया, बट उसी की वजह से एक लड़की की या किसी की डेथ होती है। तो हाउ हार्ड इट इज फॉर हिम कि एक जो तितली के मरने के पेन को नहीं सह सकता था, उसकी वजह से हुए इस इंसिडेंट को वो सह रहा है। वो थॉट सिर्फ एक तितली से पैदा हुआ था, तितली के मरने से। पर हाउ द डायरेक्टर एंड द राइटर्स नेविगेटेड द होल प्रोसेस दैट इज ऑल। कि वो कहीं से भी एक थॉट पैदा होती है, फिर उसके आसपास एक सिनॉप्सिस बना जाता है, और उस सिनॉप्सिस के आसपास धीरे 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 एक कहानी का स्ट्रक्चर खड़ा होता है, स्क्रीन प्ले खड़ा होता है। फिर हम उस स्क्रीन प्ले को डिवाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं, और उसके बाद डायलॉग सेट करते हैं। सो ये तो हमारा आई थिंक केवल राइटिंग तक का प्रोसेस हुआ, है ना, कि हमें कैरेक्टर बिल्डिंग, राइटिंग एंड देन स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले आपने अभी मेंशन आउट किया, स्क्रीन प्ले कितना इंपॉर्टेंट है एक अच्छी फिल्म के लिए? देखिए, स्क्रीन प्ले है ना, अगर चाहे आपका थॉट जितना भी अच्छा हो, चाहे आपके डायलॉग्स जितने मर्जी अच्छे हो, पर अगर आपका स्क्रीन प्ले उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता तो वो फिल्म को मार देगा। क्योंकि कई बार कई फिल्में होती है कि उनके थॉट बहुत ब्रिलियंट होते हैं, पर स्क्रीन प्ले इतना लंबा और लैगिंग हो जाता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट मर जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि थॉट अच्छा नहीं है, ना डायलॉग अच्छे हैं, ना उसका होल स्ट्रक्चर अच्छा है, बट स्क्रीन प्ले इतना टाइटली बुना होता है कि वो पूरा का पूरा कवर कर जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम शैतान को लें, शैतान उसका थोड़ा सा हिस्सा जस्ट लेट से 5% बाहर हुआ है, बट मेजर चंक 90-95% एक ही घर के अंदर हुआ है। तो आप इमेजिन करिए, 1.5 घंटा उन्होंने एक ही घर के अंदर वही सेम लोकेशन, सेम कपड़ों से लोगों को बांध के रखा, क्योंकि उसका स्क्रीन प्ले इतना टाइटली निट था। और कहीं कहीं ऐसा भी होता कि आप अराउंड द वर्ल्ड इन 70 डेज वो जैकी चैन की फिल्म देख लें, तो उन्होंने ऑलमोस्ट कितनी कंट्रीज कवर की, और स्टिल उनका एक स्क्रीन प्ले टाइट रहा। तो इट डिपेंड्स कि स्क्रीन प्ले कैसा है। अगर वो आपकी कहानी को, अगर आपकी कहानी शॉर्ट फिल्म की है और आपको लगता है कि इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो आप नहीं करो।
आपका आइडिया नहीं मरना चाहिए, वो चाहे शॉर्ट फिल्म में आए, चाहे स्क्रीन प्ले में आए, चाहे वो एक डायलॉग में आए। एंड लाइक ओवरऑल प्री प्रोडक्शन, जब हम एक फीचर फिल्म के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक स्क्रीन प्ले का कितना इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, और ओवरऑल प्री प्रोडक्शन जो होता है उसका मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ओवरऑल फिल्म की सक्सेस पे कितना डिपेंडेंट उसका रोल हो जाता है? देखिए, प्री प्रोडक्शन इज लाइक अ डॉक्टर गेटिंग रेडी फॉर अ सर्जरी। हमारे पास एक्सरेज आते हैं, हमारे पास सैंपल्स आते हैं ब्लड टेस्ट के, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है पेशेंट की, लगा लो या जो भी है। तो एक सर्जन जिस तरीके से तैयार करता है अपना ऑपरेशन थिएटर, वैसे एक डायरेक्टर अपनी टीम तैयार करता है। एक डायरेक्टर की टीम में उसका एसोसिएट होगा, उसका एक चीफ डायरेक्टर होगा, और चीफ डायरेक्टर के अंदर एक पूरी टीम होगी जिसमें से कोई कॉस्ट्यूम को देखेगा, कोई आर्ट को देखेगा, कोई प्रॉपर्टीज को देखेगा, कोई जर्नल मैनेजमेंट देखेगा, कोई उसका कॉन्टिन्यूटी को देखेगा। तो रोल्स आर डिवाइडेड अमंग द होल टीम, और इन सब का जो मतलब एक तरीके से आप लगा लीजिए कि हेड होता है वो चीफ डायरेक्टर हो जाता है। चीफ डायरेक्टर एसोसिएट को रिपोर्ट करता है और एसोसिएट डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है, क्योंकि डायरेक्टर को इस चीज की परेशानी या फिर इस चीज की थॉट ना लेनी पड़े, फिक्र ना करनी पड़े कि सीन में उसने शर्ट व्हाइट डाली थी या ब्लू डाली थी, कि कब सीधा पड़ा था या उल्टा पड़ा था। ये टीम डिवाइड करे, वो सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिस्ट, क्योंकि जी जो हमारी स्टार मैनेजमेंट होती है उनसे आउटपुट लेने के ऊपर उसकी जिम्मेदारी बनी रहे, उसके अलावा उसको किसी चीज की परेशानी ना हो। इसीलिए जो प्री प्रोडक्शन का टाइम होता है वो बहुत ज्यादा क्रूशल होता है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्री प्रोडक्शन होगी उतनी ही स्मूथ आपकी प्रोडक्शन हो जाती है। अगर आपकी प्री प्रोडक्शन बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपका फिल्म का बजट 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ जा रहा है, यू हैव द एबिलिटी टू कट डाउन 3 to 4 करोड़ विद इन 15 days ऑफ प्री प्रोडक्शन। वो आपकी कैपेबिलिटी में आ जाता है। पर अगर आपकी प्री प्रोडक्शन वीक है, चीजें मिस हो रही हैं, डेट्स क्लैश हो रही हैं, कॉस्ट्यूम सही नहीं बन रहे हैं, चीज़ों का रिस्पांस सही नहीं आ रहा है, तो वही जो चीज़ हम 5 करोड़ में करनी थी वही 7 8 7 10 किसी भी पोजीशन पे जा सकती। तो प्री प्रोडक्शन इज लाइक कि आप पानी में कूदने से पहले तैरना सीख रहे हो। तो इट्स एक्सट्रीमली क्रूशियल। ओवरऑल बजटिंग एंड शेड्यूलिंग, ये सारा पार्ट हमारा स्क्रीन प्ले के प्री प्रोडक्शन के अंडर ही आता है। सो लाइक जो हमारा प्री प्रोडक्शन का पार्ट है, अगर हम तीनों सेगमेंट्स को डिवाइड करें, प्री प्रोडक्शन देन प्रोडक्शन देन फिल्म गोज टू पोस्ट प्रोडक्शन, लाइक एक अच्छी फीचर फिल्म बनाने के लिए अगर मैं बात करूं जनरल इनकी 2.5 घंटे की एक बहुत अच्छी फीचर फिल्म बनानी है, तो दोनों में एज पर जनरल कितना टाइम इस समय दिया जाता है इंडस्ट्री को, एंड व्हाट डू यू थिंक कि हमें कितना टाइम किस पर्टिकुलर सेक्शन को ज्यादा देना चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो और एफिशिएंट और ग्रो आउट हो सके? देखिए, जो टाइम की डिवीजन है वो हमेशा स्क्रिप्ट पे बेस होती है। अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन, तो आप अपना टाइम एलोकेट कीजिए प्री प्रोडक्शन में। अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है कि एक्सट्रीम परफॉर्मेंस चाहिए, तब आपको प्रोडक्शन के ऊपर टाइम देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दो की बुनियाद पे आप पोस्ट प्रोडक्शन करने जाएंगे। अगर आपकी प्रोडक्शन सही हुई है, क्योंकि आपकी प्रेप सही हुई है, एक तरीके से ये लगा लीजिए कि एक बिल्डिंग का बनाना हो गया। आपने प्री प्रोडक्शन के टाइम नींव अच्छे से रख दी, तो उसके ऊपर घर का ढांचा जो प्रोडक्शन के टाइम अच्छा रख देंगे, और जो फिनिशिंग है घर की वही अपना पोस्ट प्रोडक्शन है। पेंट होना, खिड़की लगना, बाकी का डेकोरेशन आना, और फिर जो वो आउटपुट निकल के आता है वही एक ब्यूटी होती है, वही एक प्रोडक्ट होता है कि सब कुछ सही कर देता है। अगर आप लगा लीजिए प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन या किसी भी टाइम में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई हो, अगर वो आउटपुट सही आ गया ना, तो वो सब 100 गुण माफ हो जाते हैं। तो टाइम एलोकेशन डिपेंड करता है स्क्रिप्ट पे कि स्क्रिप्ट की क्या डिमांड। स्क्रिप्ट की डिमांड पे हम प्री प्रोडक्शन को भी छोटा कर सकते हैं, हमारी शूटिंग भी एक्सीड हो सकती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्रक्स ऑफ स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले। हमने बात कर ली प्री प्रोडक्शन की, इसके रिसर्च के बारे में ना। प्री प्रोडक्शन में कितना रिसर्च जाता है एक स्क्रिप्ट को बनाने में, ताकि उसकी शेड्यूलिंग, लोकेशन स्काउटिंग एंड डिफरेंट कास्टिंग्स एंड ये सारा पार्ट प्री प्रोडक्शन का है। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इंडस्ट्री में, एंड हाउ इसको थोड़ा एफिशिएंट अभी ओवर द टाइम कैसे किया गया है? देखिए, जैसे प्री प्रोडक्शन का है तो
प्री प्रोडक्शन में मिनिमम टू मिनिमम 15 से 20 दिन तो मिनिमम जाते हैं, चाहे वो एक फिक्शनल फिल्म है, नॉन फिक्शनल फिल्म है, बायोपिक है, कुछ भी है, तो मिनिमम 15 से 20 दिन तो जाएंगे। बिकॉज आप स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, आप स्क्रिप्ट के पहले पन्ने से शुरू होते हैं, आप हर लाइन में चीजें तोड़ते जाते हैं। आप पहली लाइन में लेट्स से आप कह दें कि पंकज साइकिल पे बैठ के गांव की तरफ जा रहा है, तो आपने पंकज को डिफाइन कर दिया कि गांव का इंसान है तो उसके कपड़े वैसे होने चाहिए। साइकिल होगी, अब पंकज गरीब घर से तो खराब सी साइकिल होगी, अमीर घर से तो अच्छी मोटरसाइकिल भी हो सकती है। अब उसने गांव की तरफ जा रहा है, फिर वो कौन सी सड़क से जा रहा है और कौन से गांव जा रहा है, ये सारा एक लाइन में हमारे 4 डिपार्टमेंट कवर हो जाते हैं, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी, व्हीकल और लोकेशंस, एक लाइन के अंदर। तो हर लाइन को ब्रेक डाउन करना सीक्वेंशियली, यही प्री प्रोडक्शन का कोर वैल्यू है। तो जैसे जैसे कैरेक्टर ब्रेक डाउन होगा, फिर कॉस्ट्यूम ब्रेक डाउन होगी, कैरेक्टर के ब्रीफ बनेंगे, उसके इमोशनल साइकोलॉजिकल स्टेज के ब्रीफ बनेंगे, उसके अलावा लोकेशंस के ब्रीफ बनेंगे, लोकेशन ब्रेक डाउन होंगी, उसके बाद अपना उनके लगा लीजिए कि क्या वो व्हीकल यूज करते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनकी बैक स्टोरीज क्या होंगी, हर चीज का एक ब्रेकडाउन प्री प्रोडक्शन के दौरान बनेगा। तो हर डिपार्टमेंट है, उसके अलावा कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट अपना काम करेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम करेगी, जो टीम क्रिएटिव्स बैठे हैं उनको फैसिलिटी में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। प्रोड्यूसर अपना काम करेगा कि जो मेरे प्रोडक्शन टीम बैठी है या मेरी डायरेक्शन टीम बैठी है, क्रिएटिव टीम बैठी है, उनको किसी तरीके की कमी ना आए। एक डायरेक्टर मेक श्योर करेगा कि जो मेरी टीम है उसको कहानी टू द कोर समझ आ रही है। एसोसिएट मेक श्योर करता है कि जो मैंने टीम चूज की है क्या वो एफिशिएंटली वर्क कर रही है और या फिर मुझे कहीं कोई चेंजेस चाहिए। तो प्री प्रोडक्शन में बुनियादी से बुनियादी चीज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बिकॉज जो स्क्रिप्ट में लिखा है, और अगर लेट्स से कल के दिन वो चीज शूट हो जाती है और वो चीज रिवर्सेबल नहीं है, जो भी डिसीजन है वो हम प्री प्रोडक्शन के टाइम पे ले सकते हैं। प्रोडक्शन के टाइम पे कोई डिसीजन नहीं है, अगर आप उस समय डिसीजन लेने लग जाएंगे तो आपका टाइम वैल्यू जाता है, क्योंकि हमारा एक पर डे प्रोडक्शन वैल्यू होती है जो कि आप लगा लीजिए कम से कम 10 से 12 से 15 लाख रुपए पर डे एटलीस्ट बनती है, 15 से 20 लाख रुपए पर डे बनती है। अगर हम 10 दिन का शूट कर रहे हैं तो वही 2 करोड़ जाता है, अगर हम 30 दिन का शूट कर रहे हैं तो वही 5 करोड़ 6 करोड़ तक जाता है प्रोडक्शन वैल्यू। तो अगर आप एक दिन में 24 घंटे लगा ले तो आप 1 घंटा 1 लाख रुपए में पड़ रहे हैं, पुटिंग आउट द स्लीपिंग पार्ट ऑल्सो। तो क्या अगर आप 1 घंटा 1 लाख रुपए बर्न कर रहे हैं तो आपके पास उस समय टाइम होगा डिसीजंस लेने का, थिंकिंग करने का, चेंज करने का? वो टोटली टाइम, मतलब टाइम एंड मनी एवरीथिंग विल बी वेस्टेड। तो जो डिसीजंस लेने हैं, जो थॉट्स लेने हैं, जो प्रिपरेशन करनी है, जो XYZ करना है, वो आप प्री प्रोडक्शन के टाइम करें। चाहे अपने डायरेक्टर से 10 दिन और मांग लो, चाहे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से 10 दिन और मांग ले, पर व्हेन एंड अनटिल आप 100% श्योर एंड रेडी नहीं है, प्रोडक्शन स्टेज में मूव ऑन करना फायदेमंद नहीं है। उसके बाद क्योंकि आप प्री प्रोडक्शन स्टेज में डिसाइड करते हैं कौन से स्टार्स की क्या क्या डेट मिलेगी और उन डेट की कोलैबोरेशन के हिसाब से कौन से सीन में किस किस स्टार ने प्रेजेंट करना है। तो हम उन चीज़ों को भी बहुत ध्यान रखते हैं, उन चीज़ों को भी बहुत मद्देनजर चलते हैं। इसलिए वी कैन नॉट इवन वेस्ट सिंगल मिनट व्हाइल द प्रोडक्शन। और प्री प्रोडक्शन में टेक योर टाइम, बट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, टू द स्क्रिप्ट। इन सारे प्रोसेस में कितने सॉफ्टवेयर्स का यूज होता आ रहा है इंडस्ट्री में, किन सॉफ्टवेयर्स का एवोल्यूशन हुआ है। सो इसी पे हम नेक्स्ट सेगमेंट या नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट डिस्कशन विल बी डूइंग कि जब से लेट्स से 60s या 1920 से ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, तब हम पेपर और पेन पे सब लोग लिख रहे थे एंड तब वहाँ पे फिल्म मेकिंग हो रही थी। वहाँ से लेके आज तक जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कितना हेल्प करते हैं इन फिल्म मेकिंग, स्पेशली इन प्री प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन का बहुत लोग जानते हैं कि एडिटिंग के लिए देयर आर न्यूमरस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स, देयर आर न्यूमरस थिंग्स दैट कैन बी डन, है ना। बट प्री प्रोडक्शन के टाइम पे जैसे आपने बताया ब्रेक डाउन होता है, स्क्रिप्टिंग होता है, लोकेशन के लिए है,
कास्ट के लिए है, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो वो कैसे अभी तक इंडस्ट्री में होता था और सॉफ्टवेयर ने कैसे हेल्प आउट की? देखिए एक्चुअली सिचुएशन क्या थी कि पहले तक तो हमें डिफरेंट मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते थे। हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करना पड़ता था टू मेक करेक्टर ब्रीफ्स, डायलॉग रिविजन्स, और हमें एक्सेल यूज करना पड़ता था कि हम कितनी लोकेशंस हैं या क्या क्या अलग चीज़ें हैं। मतलब एक तरीके से न्यूमेरिकल ब्रेकडाउन के लिए, स्टैटिस्टिकल ब्रेकडाउन के लिए एक चीज़ थी, और थियोरेटिकल ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलग टॉपिक्स थे। और उसके अलावा मोस्टली 90% डिपेंड करती थी आपकी मैनुअल वर्किंग पे। पर जैसे कि अभी थोड़े टाइम से इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के प्रोटोटाइप्स भी आ रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आ रहे हैं कि जिसमें आप अपनी स्क्रिप्ट डालते हो और वो एआई की मदद से या फिर वो अपने जैसे भी उसकी प्रोग्रामिंग की मदद से वो एक ऑटोमेटिक ब्रेकडाउन बना लेते हैं। तो लेट्स से जो काम हमने 10 दिन में 15 दिन में करना था, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम वही चीज़ 6 दिन में 7 दिन में कर लें। और हमें सिर्फ एक ओवरसी करना, ओवर चेक करना है, क्योंकि जो एक वर्क की डिवीजन है वो एक ह्यूमन और मशीन के बीच में डिवाइडेड है। मशीन इज डूइंग द वर्क, ह्यूमन इज ओवरसीइंग द वर्क। कि हाँ, जो आउटपुट होनी चाहिए थी वो थी, स्टिल ओवरसी तो रहेगा, बट फॉर अ फेथ, पर अपने खुद पे फेथ करने के लिए। पर चीजें तो एक को रिलेशनशिप चलती है मशीन और ह्यूमन की आज के टाइम में। जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, ओवरऑल लैंडस्केप प्री प्रोडक्शन का कैसे चेंज किया है ड्यूरिंग द इयर्स? लाइक पहले कॉपी पेपर, आपने बताया डिफरेंट शीट्स, डॉक्यूमेंट्स बनाते थे यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट शीट्स और गूगल डॉक्स, व्हाटएवर। देन उसके बाद में हम डिफरेंट काइंड ऑफ शीट्स बना रहे हैं, कोई टेबल बना रहा है, कोई अपने लिए स्केचेस बना रहा है, एंड ऑल ऑन डिफरेंट सॉफ्टवेयर। सो कोलैबोरेशन कितना डिफिकल्ट होता था पहले, एंड अभी कोलैबोरेशन कितना इजी हुआ है फॉर द डायरेक्टर्स? देखिए पहले तो कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल ही था। कंसीडर इट लाइक वो एक तरीके से मैकेनिकल आउटपुट के ऊपर ही डिपेंडेंट होता था। अगर अनटिल अनलेस हम नहीं कुछ इनपुट डाल रहे तो मशीन वुडंट गिव अ रिस्पॉन्स। पर जैसे थोड़े टाइम पहले आपसे भी स्टूडियोविटी के बारे में बात हुई थी, और जो आपने प्रोसेस स्टूडियोविटी का समझाया था, उस चीज़ से एटलीस्ट एक होप बनती गई कि हाँ, आने वाले टाइम में और करंटली भी जो हमारे प्रोसेस हैं वो एक तरीके से बहुत ही इजी और स्मूथ किए जा सकते हैं। अगर वो जो एक लगा लीजिए कि एक हार्ड लेबर है ना ब्रेकडाउन की, अगर हम सिर्फ क्रिएटिव प्रोसेस में रहें और वो हार्ड लेबर मशीन कर ले, ब्रेकडाउन मशीन कर ले, सॉफ्टवेयर कर ले, तो हमारे लिए सिर्फ उस चीज़ को ओवरसी करके हमारी क्रिएटिव साइड की तरफ ध्यान देने के लिए हमें स्पेस मिल जाती है। पर अदरवाइज क्या होता है कि हम सिर्फ वो हार्ड वर्क करते रहते हैं, प्रोडक्शन का टाइम आ जाता है, हमें खुद की क्रिएटिव इनपुट डालने का टाइम नहीं होता, या हमें खुद के क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर कुछ काम करने का, जनरेट करने का टाइम नहीं होता। पर अगर ये हार्ड लेबर तोड़ दी जाए या ये हार्ड लेबर पास ऑन कर दी जाए तो हमारे पास एक बहुत क्रिएटिव स्पेस बन जाती है। एक वो बर्न आउट, बिल्कुल प्रोडक्शन से एक दिन पहले का जो बर्न आउट होता है, उससे बचना इन सॉफ्टवेयर की मदद से काफी ज्यादा पॉसिबल हो जाता है। ओके, एंड जो अभी हम देखते हैं VFX एंड कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनिमेशंस जो हम फिल्म में देखते हैं, इन द नॉर्मल फिल्म्स आल्सो हमें पता नहीं चलता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमेशन चल रहे हैं या VFX चल रहे हैं। उसको एक स्क्रिप्ट पे डालना एंड उसके एक प्लान करना, वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है टू द पॉइंट ऑफ डायरेक्टर, ताकि वो सबको बहुत अच्छे से कन्वे कर पाए कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीजें एक पर्टिकुलर मैनर में होनी है। देखिए, इसको अगर आप एक नजरिए से देखना चाहें तो ये एक ट्रिनिटी पे चलता है। जैसे कई रिलीजन्स में होली ट्रिनिटी है, इवन चाहे वो हमारे मोनोएथिस्ट हैं या फिर हमारे अब्राहमिक रिलीजन है, कोई भी है, उसमें एक ट्रिनिटी चलती है। और ट्रिनिटी फिल्म लाइन में भी चलती है। वो है ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे लिए हो जाते हैं, वही डायरेक्टर, राइटर एंड द DOP। इन तीनों के दरमियान सेंटर पॉइंट में विजन को रखा जाता है। एक बंदा अपनी थॉट बताता है कि मैं चाहता हूँ कि हाँ, उस सीन में ऐसा होगा, वो अपने सपने में होगा, सपने में ये मूवमेंट होगी, वो ऐसे घूमेगा तो अलग लोकेशन होगी। डायरेक्टर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, डायरेक्टर उसका एक बेस बनाता है कि हाउ इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड।
डीओपी उस एग्जीक्यूशन को देखता है, रिकॉर्ड करता है। पर इन तीनों के एक बहुत क्लोज रिलेशन, जितना डीओपी डायरेक्टर और राइटर का क्लोज रिलेशन होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग फिल्म की आउटपुट होगी, क्योंकि कहीं पे भी स्टोरी, कहीं पे भी डायरेक्शन या कहीं पे भी सिनेमेटोग्राफी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। तो ये एक तरीके से ये होली ट्रिनिटी ऑफ फिल्म इंडस्ट्री है, जो हमारा डीओपी, डायरेक्टर और राइटर है। इनके अब राइटर की थॉट है, उसके लिए ये उसने एक बीज सींचा, डायरेक्टर उस सींचे हुए बीज को कैसे संभालना है जब तक कि वो फ्रूटफुल नहीं हो जाता, वो उसकी जिम्मेवारी है। और वो फ्रूटफुल होने के बाद जो उसका रिजल्ट है वो डीओपी के हाथ में है। एक बहुत अच्छा डायलॉग और एक बहुत अच्छा सीन मारा जा सकता है अगर 1 मिली सेकेंड के लिए भी सीन आउट ऑफ फोकस चला जाए, क्योंकि आप गलतियां बहुत जल्दी पकड़ते हो। एज ए ह्यूमन नेचर हमारी एक सिचुएशन है कि हम गलतियां बहुत जल्दी पकड़ते हैं। बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स में एक अच्छे से अच्छा सीन भी मर जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, एलिस इन द वंडरलैंड में जो एंडिंग क्रेडिट्स हैं, उस समय एलिस है और वो उसमें टिन मैन है और एक लायन है और एक और वुडन मैन है, वो तीनों एग्जिट ले रहे हैं। तो बिल्कुल बैकग्राउंड की एंडिंग में एक रियल जूनियर आर्टिस्ट ने सेट पे फांसी ले ली और वही चीज शॉर्ट में भी आ गई। हालांकि आम ऑडियंस ने जल्दी से नहीं पकड़ा, पर जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारी एक प्रॉब्लम हो चुकी है, हम कोई भी फिल्म देखने जाएं, अनटिल अनलेस वो फिल्म ब्रिलियंटली लिखी है, ब्रिलियंटली शॉट है, ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड है, हम इंजॉय ही नहीं कर सकते फिल्म। हमारे लिए फिल्म को एंजॉय करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम टू मच चूजी हो चुके हैं। अगर सीन की शुरुआत में हल्की सी भी गलती मिल गई ना, हम वहीं से जज कर ले कि हाँ गई, इसने 50 गलतियां और की। पर वही अगर हमें पहले 10-15 मिनट में लगा, और फिल्म इंडस्ट्री फैनेटिक्स जो हम जो इंडस्ट्री के लोग हैं, अगर हमें 10-15 मिनट में नहीं कुछ लगा, हम उसी 10-15 मिनट में फिल्म में मर्ज हो जाएंगे, फिर हम गलतियां इग्नोर भी कर देंगे। पर एक आम ऑडियंस है, ऑडियंस पहले 5 मिनट में डिसाइड कर लेती कि क्या ये फिल्म वर्थ सीइंग है या नहीं, अनटिल अनलेस वो ओटीटी पे है। वो 5 मिनट देखेगी, हाँ ये सीन अच्छा है, ये सीन अच्छा है, ये सीन नहीं है, इस सीन में मजा नहीं आया, ठक छोड़ो नेक्स्ट। अगर थिएटर में आप पे करके बैठते हो तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि उसको प्रोसेस को एंजॉय करना। कई बार क्या होता है कि कई फिल्में 5-7-10 मिनट के बाद पिकअप करती है, कई शुरुआत में अच्छी होती है, 5-10-15 मिनट आगे जाके डिले हो जाती है। तो इट्स ऑलवेज अ गैम्बल। बट मेरा मानना है कि जो थिएटर का एक्सपीरियंस है वो आपको मोर टॉलरेंट और मोर ऑब्जर्वेंट और मोर एक्सेप्टेबल बनाता है रादर देन एन ओटीटी। पर वही बात है कि माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी पूरे काम को खराब कर देती है। इसलिए डायरेक्टर, राइटर और डीओपी में जो विजन है, चाहे वीएफएक्स को लेके है, चाहे वो एनिमेशन को लेके है, चाहे वो एक कैरेक्टर ब्रीफ को लेके, वो एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। So next segment की तरफ बढ़ते हैं, that is regional cinema versus commercial cinema, and this segment is especially for you क्योंकि आपने इतना काम in the regional cinema भी किया हुआ है and commercial cinema में भी किया हुआ है। What are the major differences between the regional cinema and commercial cinema, और आप इन दोनों को कैसे डिफाइन करते हो? देखिए, कमर्शियल सिनेमा और रीजनल सिनेमा में अंतर समझने से बेटर है कि मैं इसको कहूँ रीजनल सिनेमा है नेशनल सिनेमा, क्योंकि एक हिंदी हमारी नेशनल भाषा है, जिसकी वजह से जो देखा जाए तो महाराष्ट्र में, मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र की रीजनल सिनेमा है। पर वहाँ पे मराठी सिनेमा अलग है, हिंदी सिनेमा अलग है। तो जो हिंदी सिनेमा वो नेशनल सिनेमा बन जाता है टेक्निकली, बिकॉज वो अपेरेंटली जो हमारे मोस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं वो हिंदी के। रीजनल कमर्शियल सिनेमा रीजनल फिल्मों में भी है। कंतारा एक बहुत बड़ी कमर्शियल हिट है, और बाहुबली बहुत बड़ी कमर्शियल हिट है, केजीबी हो गई, हमारी सलार हो गई। तो काफी सारी रीजनल तेलुगु, तमिल फिल्में, इन्होंने ये परसेप्शन ही तोड़ दिया है कि देयर इज अ रीजनल सिनेमा एंड देयर इज अ नेशनल सिनेमा। दीज जो साउथ साइड की फिल्म्स हैं, तो जो साउथ साइड के राइटर्स हैं, जो साउथ साइड की वर्किंग है, उन्होंने सारे बैरियर तोड़ दिए फॉर एवरी इंडस्ट्री। इवन की मराठी कई फिल्में ऐसी हैं कि जो कमर्शियली भी बहुत अच्छी सक्सेस हैं और उनका आउटपुट भी बहुत अच्छा है। पंजाबी कई फिल्में ऐसी हैं कि जो कमर्शियली भी बहुत बड़ी सक्सेस रही हैं, उनके आउटपुट भी बहुत अच्छे रहे हैं। ऐसे ही कई फिल्में, अब देखिए पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री हो गई,
ये थोड़ा एक म्यूजिक ने इसको सपोर्ट किया तो ये खड़ी हो गई। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में क्या है कि उनके अंदर वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो खड़े हुए, क्योंकि वो स्टोरी हर चीज पे काम किया और उनमें कोई एक लगा लीजिए कि क्रिएटिव क्लैशेस उस तरीके के नहीं होते कि जो इगोइस्टिक हो जाए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक्चुअली वाइड ही बहुत है, क्योंकि पूरे इंडिया से क्या पूरे वर्ल्ड से ही हर तरीके के लोग, हर तरीके की लैंग्वेजेस और सेगमेंट्स आते हैं। तो जब आप बहुत बड़ी शिप चलाते हैं तो उसके गलतियों के चांसेस भी बहुत बड़े बन जाते हैं। इसलिए मोस्टली क्या होता है कि वही रीजनल सिनेमा से ही स्टोरीज लेके कमर्शियल नेशनल सिनेमा में यूज हो रही है। हमारी कितनी ही फिल्मों के एग्जांपल्स है जो हमने साउथ से लिए हैं, बी इट तेलुगु, बी इट तमिल, बी इट कन्नड़, मलयाली, उड़ी, एनीथिंग। काफी कंसेप्ट हमारे मराठी फिल्मों से लिए, बंगाली फिल्मों से लिए गए हैं। तो अगर हम हमारा फर्ज बनता है कि हम इस ब्रेकडाउन को तोड़ें, जो कि एक बैरियर को तोड़ें नेशनल और रीजनल सिनेमा के, क्योंकि देखा जाए विद इन द इंडियन लिमिट्स कोई भी अगर फिल्म प्रोड्यूस हो रही है, डायरेक्ट हो रही है, दैट इज इंडियन फिल्म, दैट इज। और कमर्शियल और आर्ट के बीच में डिफरेंस जरूर होता है। आर्ट फिल्में होती हैं वो स्टोरी, डायलॉग्स या किसी भी चीज से हल्का सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, क्योंकि यूजुअली जो आर्ट फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है उसको मालूम है कि वो ही इज नॉट डूइंग इट फॉर द मनी, ही इज नॉट गोइंग टू डू इट फॉर द नेम। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आइडिया या अपने थॉट को आउटपुट देने के लिए फाइट कर रहा है। कमर्शियल सिनेमा में क्या होता है, अगर कमर्शियल सिनेमा, अगर उसकी भी एक इम्पोर्टेंस ये है कि अगर कमर्शियल सिनेमा नहीं होगा तो हजारों टेक्नीशियंस, हजारों वर्कर्स, हजारों लोग हैं जो वो जॉबलेस हो जाएंगे। कमर्शियल सिनेमा ने लगा लीजिए कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को कमर्शियल सिनेमा बहुत कुछ देता है। एक लगा लीजिए ब्रेड बटर है, वो भी इम्पोर्टेंट है, पर क्रिएटिव जोन आपका वो भी इम्पोर्टेंट है। देयर दोनों के अपने डिफरेंसेस है, अपने प्रोज भी हैं, अपने कॉन्स भी हैं। सो लाइक इन दोनों का आपने बात किया, अभी रीजनल सिनेमा के बारे में हमने बात की, देन कुछ स्टोरीज रीजनल सिनेमा से इतनी बड़ी बन जाती हैं कि जो नेशनल स्टोरीज एंड कमर्शियल सिनेमा का रूप ले लेती हैं। एंड आपने आर्ट सिनेमा का भी जिक्र किया अभी। सो इन द टर्म्स ऑफ कंटेंट, ऑडियंस एंड प्रोडक्शन वैल्यूज, हाउ डज इट डिफर? तीनों में फर्क क्या है? देखिए, कमर्शियल सिनेमा एक रिक्शे वाले से लेकर के प्रधानमंत्री तक हर कोई देखेगा, पर आर्ट का जो सिनेमा है वो सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री देखती है। वो एडिटर्स देखते हैं, वो डीओपी देखते हैं, उन फिल्मों को राइटर्स देखते हैं, डायरेक्टर्स देखते हैं, प्रोड्यूसर्स देखते हैं, एक्टर्स देखते हैं। तो आप लगा लीजिए कि जो कमर्शियल सिनेमा है वो एक तरीके से जर्नल क्लास है, और जो आर्ट है वो काफी स्पेसिफिक क्लास है। अगर आप देखें, एक काफी टाइम पहले एक हिंदी फिल्म आई थी ओम दरबदर, वो एक तरीके से आर्ट फिल्म थी, और अगर आप उसको देखेंगे तो जो एक जंप है उस टाइम के सिनेमा का, वो आज के टाइम में भी उस चीज को परसीव करना बहुत डिफिकल्ट है। जो थॉट्स को उन्होंने उन समय में परसीव किया, सत्यजीत की जो फिल्म थी पंचाली, उसमें एक डिफरेंशिएशन क्या है कि एक बच्चा अमीर घर से है और वो एक खिड़की के अंदर, घर के अंदर लॉक्ड है, और एक बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो चड्डी बनियान में है, उसके पास एक बाजा है और वो आजादी में है। एक को भूख की तकलीफ है, एक को आजादी की तकलीफ है, बस इतना ही फर्क है। कमर्शियल सिनेमा वो है जिसको आजादी की तकलीफ है, और वो जो बाहर है उसे अपनी भूख की तकलीफ है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पिरो दिया इन दोनों चीजों को। सो इन दोनों चीजों में यूनिक चैलेंजेस और यूनिक अपॉर्चुनिटीज एक फिल्म मेकर के लिए क्या फेस आउट होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओवरऑल फिल्मिंग? देखिए, इसमें यूनिक चैलेंजेस क्या है कि आर्ट फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स खड़े नहीं होते, बिकॉज वो पैसे को आग लगाने के बराबर है। पर समहाउ कई आर्ट फिल्में भी ऐसे आउटपुट दे के जाती हैं जिनकी वजह से हमें इंडस्ट्री में बहुत ब्रिलियंट डायरेक्टर्स मिल जाते हैं, हमें बहुत ब्रिलियंट राइटर्स मिल जाते हैं। कमर्शियल सिनेमा में जो लगा लीजिए इसकी कमी एक तरीके से ये है कि कमर्शियल सिनेमा कंटेंट की क्लासिफिकेशन नहीं करता,
वो जैसा मर्जी कंटेंट है, अगर उसको लग रहा है कि ये चलेगा तो वो डालेंगे। कई सीन, कई फिल्म में ऐसे ही एक एक्सेसिव सेक्सुअल सीन डाल दिया, या कोई एक अननेसेसरी रेप सीन डाल दिया, या अननेसेसरी लगा लिए ओवर एक्सपोजर डाल दिया, एक कार चेस को अननेसेसरी एलिमिनेट कर दिया। जी एग्नेस्टिक रीजंस की वजह से कुछ भी लगा लीजिए। अगर अनटिल अनलेस उनको लग रहा है कि हाँ कि इस चीज में, ये वो ये कि कमर्शियली अगर उनको कोई भी चीज बेनिफिट लगेगी, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक रुपए में आपको जर्दे की पुड़ी भी मिल जाती है, 1 रुपए में आपको कैंडी भी मिल जाती है ना। और वही 1 रुपए में आप अगर कुछ और अच्छी चीज लेना चाहे तो वो आपको 1 रुपए में वो चीज भी मिल जाएगी। पर सबसे ज्यादा पावरफुल क्या चलता है, 1 रुपए का वो चीज जो आपको हार्मफुल है, और वो 1 रुपए की वो अच्छी चीज नहीं चलेगी जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो कमर्शियलाइजेशन है, कई बार नेगेटिविटी को बहुत पुश करता है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बहुत पुश करता है। ओवर सेक्सुअलाइजेशन की वजह से जैसे आज की जो यूथ है, उनके माइंड्स हैं जो, वो कैसे डाइवर्टेड हो चुके हैं, या लगा लीजिए कैसे इम्पैक्टेड हो चुके हैं। फिर आप लगा लीजिए कि अभी 1990 से पहले जिस तरीके की फिल्में बनती थी, उनमें बात की जाती थी नेशनलिज्म की, उनमें बात की जाती थी बेसिक ह्यूमन डिग्निटी की, रिस्पेक्ट की, कल्चर की। तो जो उसकी ऑफस्प्रिंग्स आई हैं, उस कंटेंट में पैदा हुई ऑफस्प्रिंग्स आई हैं, उनके लिए इन चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पर जैसे जैसे कमर्शियल सिनेमा की तरफ हम आते जाएंगे, एक अननेसेसरी लगा लीजिए कि एक्सप्लॉयटेशन है, सेक्सुअलाइजेशन है, ओवर कमर्शियलाइजेशन है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक एसेंस ऑफ फिल्म मेकिंग मर रहा है, जो कि आर्ट फिल्में समहाउ बचाने की कोशिश कर रही है। और वही बात है कि इनके पास कमर्शियलाइजेशन क्यों होने की वजह से मोर पैसा है, मोर पावर है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ प्योर टैलेंट होने की वजह से वो सर्वाइव। कमर्शियल फिल्म्स नेसेसरली डजंट हैव टैलेंटेड पीपल, और talented filmmakers, talented teams, art teams doesn't really have good producers, they're good commercial producers. तो अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स, कमर्शियल फिल्में और आर्ट फिल्में, अगर इनके बीच का जो एक ब्रिज है जो टूट चुका है, अगर ये ब्रिज खत्म कर दिया जाए और एक नया ब्रिज शुरुआत की जाए, एक अच्छी स्टोरी को एक अच्छा प्रोड्यूसर मिल रहा है बिना सोचे कि ये कमर्शियल होगी कि नहीं, और एक अच्छा आर्टिस्ट या फिर एक अच्छा डायरेक्टर राइटर अपनी आर्ट फिल्म एक अच्छे प्रोड्यूसर को सोच के दे रहा है कि इसको कमर्शियलाइज करके एक्सप्लॉइट ना करे, तो वो एक ब्रिज बनना बहुत जरूरी है। So basically एक ओवरव्यू रखना ड्यूरिंग द प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस की, एक स्टोरी में कोई ऑल्टर तो नहीं हो रहा है फॉर द सेक ऑफ बीइंग कमर्शियलाइज्ड या फॉर द सेक ऑफ बीइंग मॉनेटरी बेनिफिट्स। जी, एक डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का उस स्टोरी के ऊपर एक एस्पेक्ट रखना या निगाह रखना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने चैलेंजेस की बात कर ली, हम बात करते हैं अब नाउ लाइक हमारा इंडियन सिनेमा इतना डाइवर्स है, लाइक जैसे हमारा इतना कल्चर डाइवर्स है। नाउ आप हमारे नॉर्थ इंडियंस को कौन कौन सा सजेस्ट करेंगे, लाइक यू आर फ्रॉम पंजाबी इंडस्ट्री, फ्रॉम 1 or 2 सजेशंस फ्रॉम यू ऑफ आर्ट सिनेमा टू आवर लिसनर्स, टू जो भी हमें देखेंगे, एंड फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज आल्सो। जी देखिए, आर्ट फिल्म्स अगर आप रिकमेंडेशन में देखना चाहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको सत्यजीत रे की फिल्में सजेस्ट करूंगा। उसके अलावा लाइक यूट्यूब पे अगर आप आर्ट फिल्म डाल के ढूंढना शुरू करेंगे, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम, जो ब्रिलियंट डायरेक्टर्स हैं, ब्रिलियंट राइटर्स हैं, वो समहाउ अपनी फिल्में बना रहे हैं, दे आर गोइंग टू वो आउटपुट दे रहे हैं। अब मेरे जो पर्सनल फेवरेट्स हैं, इट्स नॉट नेसेसरली कि अगर मैं वो सजेस्ट करूँ वो हर किसी को पसंद आएगा, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस अलग है, मेरी एक चॉइस अलग है। बट मैं कहता हूँ कि जैसे हर फूल की एक खुद की महक होती है, और खुद का एक रंग होता है, खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसी तरीके से हर इंसान का खुद का एक टेस्ट होता है, एक चॉइस होती है। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आर्ट फिल्म बहुत अच्छी है, ये वाली देखो, या कमर्शियल फिल्म ये वाली देखो। मैं कहूंगा अपनी सेंस ऑफ वॉचिंग के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए कि मैं देख क्या रहा हूँ, क्या जो मैं देख रहा हूँ, ये जो मेरा आधा घंटा है, क्या ये वेस्ट होगा, या फिर मैं जो देख रहा हूँ इसमें जो एक इमोशनल आउटपुट दे रहा है मुझे,
उससे मैं लाइफ में कोई बेनिफिट लूंगा, या फिर अगर मुझे कोई एजुकेशनल आउटपुट दे रहा है तो क्या इससे मैं कोई बेनिफिट लूंगा। अभी एक फिल्म का एग्जांपल है, उसमें वो एक आर्ट फिल्म थी, उसमें उसने मतलब आज से 5-7 साल मैंने पहले देखी थी वो फिल्म। उसमें एक डायलॉग था कि आप नॉनवेज खाते हो फिल्म। अब मेरे को ये नहीं कि कोई नॉनवेज खाता है नहीं खाना चाहिए, जो नहीं खाता है खाना चाहिए, इट्स नॉट दैट। एक पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल थॉट पे बता रहा हूँ। उसमें बोला कि तुम एनिमल्स को प्यार करते हो, तुम डॉग्स को प्यार करते हो, तुम कैट्स को प्यार करते हो, तुम बहुत बड़े एनिमल लवर हो। कि जो मेन कैरेक्टर था एक एनिमल लवर था, कह रहा कि तेरे पास डॉग भी है, तेरे पास कैट भी, तूने पैरट भी रखे, तू एनिमल लवर है। कह रहा हाँ, यार फिर तो चिकन भी खाता है। तो उसने क्या ऐसा कसूर कर दिया कि उसकी तरफ तेरा प्यार कम हो गया। अगर प्यार करना है तो तेरा प्यार निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए। तेरा प्यार बिल्कुल ही एक मासूम बच्चे की तरह जेंटल एंड प्योर होना चाहिए। और अगर तू डिफरेंशिएट कर रहा है कि हाँ इस एनिमल को या इस बर्ड को मैं खा सकता हूँ बिकॉज ये ब्यूटीफुल नहीं है, या बिकॉज ये मतलब मोर रिस्पॉन्सिव नहीं है, पर ये रिस्पॉन्सिव है, मेरी बात भी सुनता है, मेरे आगे पूछ भी रखे, तो इसको नहीं मैं खा, तो ये चॉइस होगी। तो तुम्हारे प्यार में कमी है, व्हाट आर यू कंज्यूम। और ये चीज मेरे पे इतना इम्पैक्ट होगी कि आज 7 साल हो गए मैंने उस वेरी सेकंड में नॉनवेज छोड़ दिया। आज 7 साल हो गए, मैं दोबारा टच नहीं किया, बिकॉज दैट थॉट अपील्ड टू मी। अब इसका कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं है मेरे लिए। अगर कल के दिन कोई पूछता है आप क्यों नहीं खाता, मेरे कोई रिलीजियस रीजन नहीं है, कोई मेरे पास इसका कोई एक्सेसिव रिलीजन, मतलब एक थॉट है। एक फिल्म ने मेरी थॉट बदल दी, एक डायलॉग ने मेरा थॉट बदल दिया। तो मैंने एक डायलॉग का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे इतना हुआ कि यू हैव बिकेम वेजिटेरियन। बिल्कुल बिल्कुल। एक फिल्म आई थी हे राम, कमला हसन की। उसमें एक सीन था कि कमल हसन गलियों में से बदहवास होके घूम रहा है, तो एक बच्ची है एक कॉर्नर में घर जले हुए घर के बाहर खड़ी है। वो कमल हसन उसको देखता है कि दंगे चल रहे हैं और ये बच्ची बाहर खड़ी है, मैं इसकी मदद करूं। पर वो बच्ची उसकी तरफ देख के इतना बोलती है कि आपको मालूम है मैं कैसे मरी। तो दैट वाज सो इम्पैक्टफुल कि वो बच्चा ऑलरेडी डेड है और उसकी आत्मा हे राम में कमल हसन को पूछ रही है कि तुझे मालूम है मैं कैसे मरी। और जो वो वायलेंस करने वाला था महात्मा गांधी को जाके मारने की, उस चीज को उसने इस थॉट से तोड़ दिया, रोक लिया अपने। एक थॉट फिल्म में आपको वायलेंट भी बना सकती है और वही एक थॉट आपको बहुत ज्यादा टॉलरेंट भी बना सकती है। एक अगर आप अग्रेसिव गाना सुनते हो तो वो आपको टॉलरेंट की जगह वो अग्रेसिव बनाएगी। अगर वही आप एक ब्यूटीफुल नॉर्मल सॉफ्ट गाना सुनते हो आपको वैसा इमोशन दे देगी। बारिश पड़ रही है, आप सैडिस्टिक गाना सुनो सैड हो जाओगे, वही थोड़ा सा एक ब्यूटीफुल गाना सुनो आपकी इमोशंस बदल जाएंगे। तो विजुअल सिनेमा के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है कि आपका यूथ आपको देख रहा है, वो आपको आपके सारे सेंसेस पे काम कर रहा है। वो आपकी हेयरिंग पे है, आपकी आंखों पे है, आपके ब्रेन में है, आपके माउथ में है, आप बैठे हो तो एक स्किन पे भी सेंसेशन ले रहे हो। तो विजुअल सिनेमा और इन चीजों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट आउटपुट यू आर गिविंग, आप रिस्पॉन्सिबल आउटपुट दीजिए। और लोगों को भी मेक श्योर करना चाहिए कि वो जो कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो फूड है, चाहे वो एक विजुअल इनपुट है, चाहे वो किसी भी तरीके की ऑब्जर्विंग है, वो एक पोलाइट, रिस्पॉन्सिबल, सेंसिबल, लॉजिकल होनी चाहिए। फिर चाहे आप जो मर्जी देखिए, चाहे अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ जो एक बुरी सी बुरी चीज में भी एक अच्छी चीज ढूंढ लेता है, तो आप मेरे को 10 गंदी फिल्में दिखा दें, उसमें एक अच्छा थॉट ले लूंगा। पर अगर मेरी थॉट करप्ट कर चुके हैं तो मेरे को 10 अच्छी फिल्में भी दिखा दो तो भी मैं जाके उस 11वीं में घुसूंगा जिसका कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले हमें अपनी कंजप्शन के ऊपर काम करना चाहिए एज एन ऑडियंस, और एज एन इंडस्ट्री पीपल हमें हमारी आउटपुट पे भी काम करना चाहिए। ये दोनों तरफ से एक रिलेशन है, दोनों तरफ से एक एक हाथ आगे बढ़ेगा। अगर हम चाहेंगे पेट्रियोटिक फिल्में अच्छी बनाएं, हमारा यूथ इंस्पायर होगा नेशनलिज्म की तरफ। अगर हम फिल्में बनाते हैं जिसमें हम रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, डिग्निटी देना सिखाते हैं, किसी की हेल्प करना सिखाते हैं, अगर आप वो चीज दिखाते हैं तो यूथ के अंदर भी मन में आएगा कि यार हाँ फिल्म में हीरो ने किसी की मदद की तो मैं भी मदद करूंगा। जैसे साउथ इंडियन फिल्में अपने कल्चर को नहीं छोड़ती, वो हमेशा एक रिलीजियस सेक्ट में रहती हैं, फैमिली सेक्ट में रहती हैं, और वो एक डिग्निटी एक ऑनेस्टी के सेक्ट में रहती है। तो आप देखेंगे तो साउथ इंडियन लोगों के अंदर भी इस चीजों की
बहुत ज़्यादा वो है कि प्रभाव है। हर घर में म्यूजिक सीखते हैं, हर घर में वो एजुकेटेड है। सिमिलरली नॉर्थ में जैसे जिस तरीके का आउटपुट है वहाँ है, आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ईस्टर्न फिल्मों का जैसे ईस्टर्न ऑडियंसेस का रिसेप्शन है उनका वैसे रिजल्ट है। तो तभी विजुअल सिनेमा या विजुअल आउटपुट पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। Okay. So, talking all that, our conversation, I think we have exceeded the limit, but it was very good. So, now, what will be your advice for aspiring filmmakers जो अभी इंडस्ट्री में आ रहे हैं या रीजनल सिनेमा की तरफ बढ़ना चाहते हैं या मुंबई की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? मेरी सलाह मैं एक थोड़ी शेरो शायरी में देना चाहूंगा, जिसको उसे एज ए शेरो शायरी एंजॉय करना होगा वो उसको ऐसे एंजॉय कर लेगा, जिसे उसने जवाब ढूंढना होगा वो ऐसे कर लेगा कि तेरे इश्क में जले कुछ यूं कि जलना मजाक रह गया, तेरे इश्क में हम जले कुछ यूं कि जलना मजाक रह गया, मेरी आशिकी देख सावन रोया कुछ यूं के समंदर बह गया, जो मैं जला तो राख बनी, जो मैं जला तो राख बनी, राख जली फिर मैं रह गया, इत्तेफाक देखो कुदरत का कि समंदर सूख गया और साहिल है। आपकी मोहब्बत में इतनी शिद्दत होनी चाहिए ना कि चाहे दुनिया के 100 पॉइंटर्स आपको दिखा रहे हैं कि ये लाइन ये करिए तुझे बर्बाद कर देगा, मेक श्योर कि इसी फैसले से उतरना, बर्बाद कर देगा फिर मेरी मोहब्बत यही है। और अगर 1% का भी डाउट है, जब तक वो 1% का भी डाउट है, डू नॉट जंप, क्योंकि अगर आपने वो 1% के डाउट की वजह से जंप कर लिया और लगा कि मैं कर लूंगा और आप फंस गए, तो यू विल बी इन अ सिचुएशन कि जब आप वापस नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। आज से कुछ साल पहले मेरी ऑस्ट्रेलिया में अच्छी जॉब थी, 2-2.5 साल 3 लाख कमीन अच्छा चल रहा था, पर इतना होने के बावजूद भी मैं डिप्रेशन, एंजाइटी और हर तरीके के बैड सिचुएशन में था। और मुझे उस वक्त डिसीजन लेना पड़ा कि मेरा वो 1% कितना सच है। मैंने डिसीजन लिया, सुबह मेरा जॉब से आया, घर पे बैठा, मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया क्या यही चाहता था मैं अपनी लाइफ में, और कल के दिन जब मैं डेथ बेड पे बैठा हूँ तो क्या मेरा खुद से ये जवाब होगा कि हाँ ठीक है, एक जिंदगी थी तूने अपने हिसाब से जी ली, या एक जिंदगी थी तूने अपनी मजबूरियों में जी ली। मैं वो मजबूरी वाला हूं नहीं, मैं यार बर्बाद होता हो जाऊंगा, चलना हुआ चल जाऊंगा, पर करूंगा वो जिससे मैं खुश हूं, एंड बी इट व्हाटएवर, मेरे को किसी चीज से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि एंड ऑफ द डे इंसान आता है अकेला, जाना भी उसने अकेला। तो जो मेरे चॉइसेस होने चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की होनी चाहिए। कल के दिन में अपने माँ बाप को ना कहूँ कि यार आपकी वजह से मैंने ये चीज कर ली और मेरी लाइफ खराब हो गई, या मैं अपने पार्टनर को कहूँ तेरी वजह से मैंने ये कर दिया और मेरा ये खराब हुआ। क्योंकि कल के दिन मेरे डिसीजंस अगर मेरे होंगे तो उसकी सजा मैं किसी और को नहीं दूंगा। तो मेक श्योर कि कोई इन्फ्लुएंस ना हो आप पे, आपका डिसीजन 100% पॉइंट ब्लैंक क्लियर है, इट्स डू और डाई। अगर आप प्यार ये सोच के करते हो कि इसमें फायदा क्या है नुकसान क्या है, तो वो प्यार है ही नहीं है। जो इश्क नफा ढूंढता है वो इश्क नहीं निभाता हो। तो जंप करो, इफ यू लव फिल्म मेकिंग, इफ यू लव क्रिएटिंग, इफ यू लव एनी सॉर्ट ऑफ आर्ट, चाहे वो वॉल पेंटिंग, डोंट हैव एनी सेकंड थॉट्स। तो अगर कूदना है तो एकदम आके, अब डॉली चाय वाला चाय बनाने से प्यार करता तो उसको एंजॉय करता था, आज बिल गेट्स उसकी टपरी पे चाय पी गया। और एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री भी बन गया बिकॉज वो पॉलिटिक्स को प्यार करता था। तो एनीथिंग भी कैन बी पॉसिबल। लाइक 2 चाय के एग्जांपल हो गए, फ्रॉम देयर टू हियर एंड हियर टू देयर। बट गुड एनालॉजी। हाँ, कि आपको मोहब्बत होनी चाहिए, आपकी मोहब्बत सच्ची है तो एक ना एक दिन भगवान भी देखता कि यार ये तो पागल है, ये तो सनकी है, तो इसको दे देते हैं अपना। जैसे अगर ये ऐसा है अपनी जिंदगी जी तो रहा है ना, तो वो भी ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। अगर ऊपर वाला यार ये तो खुद ही डाउट में रहता है, ये तो खुद ही थिंकिंग में रहता है, इसको जब तक ये खुद नहीं क्लियर होता मैं इसकी क्या मदद करूं। तो मेक श्योर अपने माइंड में आप 100% पिन पॉइंट क्लियर है एंड देन टेक द डिसीजन। ओके, एंड next point will be
आप प्री प्रोडक्शन का फ्यूचर कैसे देख रहे हो और ये प्रोसेस कैसे इवॉल्व होगा हमारी इंडस्ट्री में? देखिए, प्री प्रोडक्शन का अगर हम फ्यूचर देखें तो हमें लगता है कि आईटी इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत हमारे साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आईटी इंडस्ट्री हमारे साथ खड़ी होती है प्री प्रोडक्शन में, तो हमारा वर्किंग स्ट्रांग हो जाएगी। तो वही जो मैं आपको बता रहा था कि जो आउटपुट हम दे रहे हैं, क्या वो अच्छी है बुरी है, उतना सोचने के लिए हमें थॉट मिल जाएगी। अगर वो हम एप्लीकेशंस के थ्रू थोड़ा इजियर कर सकते हैं, आईटी इंडस्ट्री के थ्रू थोड़ा इजियर कर सकते हैं। अगर देखिए, आईटी इंडस्ट्री इज ऑल्सो क्रिएटिव आर्ट्स, पर ये क्रिएटिव आर्ट्स आपके टूल्स कंप्यूटर्स हैं, आपके टूल्स कोड्स हैं, हमारे टूल्स अलग हैं। एक क्रिएटिव को दूसरे क्रिएटिव की मदद करने के लिए आना चाहिए। और सिमिलरली हमारे से जो बनता है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट्स के रूप में है, चाहे वो म्यूजिक प्रोडक्शन के रूप में, जो आपकी रिक्वायरमेंट है क्रिएटिविटी फ्रॉम दिस साइड, वो हम पूरी करें। जो इंडस्ट्री आईटी की जो मतलब रिक्वायरमेंट हमारी है, वो इस तरह से पूरी हो। तो एक लगा लीजिए कि एक भाई की मदद करता, तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स को, ये लगा लीजिए दोनों फील्ड्स को एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। और वैसे भी मैं जैसे स्टूडियोविटी का आपका थॉट था, आपने एक बार हमारे साथ शेयर किया, आप स्टूडियो आए, तो मुझे वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग होप मिलती है कि इसकी जो एवोल्यूशन है आने वाले समय में, मुझे लगता है कि वी विल डू बेटर, डेज विल बी बेटर, थिंग्स विल बी बेटर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो इसी के साथ एंड आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स एंड आप क्या करते हैं, व्हाट विल बी नेक्स्ट अपकमिंग फॉर यू, आप शेयर करना चाहेंगे कुछ, एनीथिंग व्हिच यू कैन डिस्क्लोज ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफी अभी एक्चुअली करंटली मेरे 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट राइटिंग फेज में है, जिसके लिए मैं गुजरात में हूँ, और मेरी एक वेब सीरीज चल रही है। वो मतलब वो ऑल्सो उसका एक सेगमेंट शूट हो चुका है। एक सेगमेंट हमारा नवंबर दिसंबर में सर्दियों में है, जो गर्मियों का पार्ट था हमने शूट कर लिया। अब उसकी प्रिपरेशन चल रही है नवंबर दिसंबर के लिए। और एक ट्रैवल एंड लिविंग शो है जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जिसके लिए अभी मैं 9 तारीख को कोलकाता जाऊँगा। उसके बाद उसका सेकंड पार्ट, उसका नेक्स्ट उसके एक हफ्ते का बाद शूट उड़ीसा में, तो 1 हफ्ता उड़ीसा शूट चलेगी। उसके बाद 1 हफ्ता बाद फिर मैं वडोदरा आ रहा हूँ, तो 15 दिन का शूट और काम यहाँ पे है। और फिर इसके बाद मेरे को मुंबई जाना है, और फिर थोड़ा त्रिवेंद्रपुरम। तो ये थोड़ा एक डिवीजन ऑफ वर्क हो रखा है 3 प्रोजेक्ट्स की वजह से। तो एक तरीके से लगा लीजिए, थोड़ा सा लगा लीजिए एक मूवमेंट और एक हैसल तो है। तो जब आप किसी चीज को प्यार करते हो ना, तो यू एंजॉय द प्रोसेस इवन द पेन। जब आप किसी चीज को प्यार करते हो, आप उसका दिया दर्द भी उतने ही प्यार से लेते हो जितने दी उसकी खुशियां। करेक्ट। तो मेरे लिए इट्स ऑल गुड, इट्स ऑलवेज हैप्पी, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। करेक्ट। ओके, आपसे बात करके साहिल वी आर वेरी थैंकफुल। बहुत अच्छी इनसाइट्स मिली हमें, how pre-production works, how film industry works, and how really emotion works with seeing a film, and how it affects anyone throughout the journey of, let's say, जैसे आपने अपनी personal analogy बताई या आपके personal incidents बताए, वो very kind words, very thankful words, and इसी के साथ I think we should close this. Okay, thank you very much. Thank you Studio team. आप लोग जो एक प्रोसेस कर रहे हो, आप लगा ली कि आर्टिस्ट सबसे मासूम, सबसे नाजुक और सबसे लगा ली हल्के दिल का इंसान होते हैं। और ऐसे मासूम और लोगों की मदद करने के लिए अगर आईटी टीमें ऐसी खड़ी हो रही हैं, तो हमारी होप है कि हाँ, देयर इज गुड इन द वर्ल्ड। एंड आई होप कि स्टूडियोविटी है जो इतना बड़ा नाम बनेगा, ताकि हर एक आर्टिस्ट जो अपने आर्ट, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म से मेरे को लास्ट टाइम जैसे हमारी कन्वर्सेशन हुई थी कि आपके प्लेटफॉर्म से क्रिएटिव्स को भी मिल रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म से आइडियाज के ऊपर वर्क हो रहा है, आपके प्लेटफॉर्म से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी इज रियली इम्पोर्टेंट। तो जो स्टूडियोविटी है, ये एक तरीके से हमारे लिए फेसबुक इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो वही है, कमर्शियल एंड आर्ट मिक्स हो रखा है हमारे लिए। और देखा जाए स्टूडियोविटी समहाउ हमारे लिए एक तरीके से स्पेसिफाइड सेक्ट बन जाएगा, जिसमें इंडस्ट्री के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमें चीज़ें ढूंढने हमें आसान है। मैं अगर लेट्स से जैसे आपको बताया, मैं कोलकाता जा रहा हूँ,
अभी मेरे लिए बहुत सिचुएशन बनी हुई है कि मैं वहाँ पे कैसे लाइटिंग टीम को बचाऊं और वहाँ पे कैसे मेरे को लोकेशन की परमिशंस मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें मेरे को बैकग्राउंड में खुद करनी पड़नी है। इवन तो मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट में चल रहा हूँ, हमारी स्क्रीन प्ले को लेके 12-12, 14-14 घंटे की डिस्कशन होती है। इवन कि हमारे जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं या हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, वो रात को 2 बजे भी उठा के हमें काम पे लगा देते हैं कि अभी अभी एक थॉट आया, इस पे काम करो इमीडिएटली। तो एक लगा लीजिए हमारे लिए एक टायरलेस एंडलेस प्रोसेस है। और अगर वही मेरे को स्टूडियोविटी जैसी आपकी ऐप, अगर उसके थ्रू एक हेल्प मिलती है तो ऑलरेडी मैं विद इन 1 क्लिक में आई कैन अरेंज एवरीथिंग। अब कोलकाता की शूट है, जस्ट मैंने वो खोला, सर्च किया लोकेशंस का, मैंने जो ओके मिला, डन। मेरे को कास्टिंग मिल गया, डन। मेरे को इक्विपमेंट्स मिल गया, डन। मेरे को लाइटिंग मिल गया, डन। तो जो काम मेरे को 5-6 दिन लगेंगे विद इन टाइम पीरियड, अलग काम जो कर रहा हूँ, मेरा काम बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। तो जो मैं कर रहा हूँ उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाऊंगा। अदरवाइज आपको मालूम है मेरे को कैसे फोन प्लेन मोड पे छोड़ के काम करना पड़ता है, क्योंकि एंडलेसनेस है। और अगर आप एक समय पे एक चीज के साथ बात नहीं कर पा रहे तो आप किसी से भी बात नहीं कर पाते। करेक्ट। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द होल टीम। थैंक यू वेरी मच साहिल।